नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आज की मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से, और इस कड़ी में हम आप पहुंचे हैं उत्तराखंड। यहाँ पर जो खास शख्स हैं, बहुत खास शख्स हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर। 2 बार से लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन का काम कर रहे हैं। 2 बार की सरकार यहाँ पर बन चुकी है और हैट्रिक लगाने की तैयारी है। तो संगठन को लेकर के क्या फेरबदल हो रहे हैं, कैसे हैट्रिक लगाएंगे, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके सामने, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। बड़ा अच्छा आपका पर्सनल भी करियर अगर हम देखें तो बड़ा लंबा करियर रहा आपका। 2 बार आप विधायक रहे। 2002 में पहली बार विधायक बने। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में बाल्यकाल से ही जी इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और शाखा जाना, वहाँ से राष्ट्र के भाव की संस्कार अर्जित करना। बाद में जब 9वीं क्लास में गया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में समय दिया। बाद में विद्यार्थी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में संगठन मंत्रित्व का दायित्व रहा। और धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो छाया प्रांत बना, तो उसका प्रदेश का मंत्री, बाद में प्रदेश का महामंत्री, फिर युवा मोर्चे का पहला राज्य बनने पर पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और 2002 में नंदप्रयाग विधानसभा चमोली जनपद की थी, उसमें पहली निर्वाचित विधानसभा में सदस्य में रहा हूँ। बाद में बद्रीनाथ विधानसभा का मैं सदस्य रहा और अभी पार्टी ने राज्यसभा के नाते दायित्व दिया है। आप 2002 में पहली बार विधायक बने, यानी कि पहली विधानसभा में ही आपने जीत हासिल की। कैसे किया ये? देखिए, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना जो थी वो यहाँ के विकास के लिए ही थी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था, उसका अंग थे, लेकिन सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। बड़ी संख्या में उत्तराखंड का पलायन होता था। 2000 में बहुत बड़ा आंदोलन, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन खड़ा हुआ। बड़ा, बिल्कुल। और उस आंदोलन ने एक प्रकार से सबको झंझोर कर रख दिया था। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने देहरादून के अंदर कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं उत्तराखंड राज्य को दूंगा। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि 9 नवंबर 2000 को विधिवत रूप से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। लगभग 2000 से 2026 से चल रहा है, 26 वर्ष पूर्ण होकर अब 27वां वर्ष में राज्य प्रवेश करेगा। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसमें हमने बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है। और आज हर घर तक सड़क पहुंची है, हर घर में बिजली है, हर व्यक्ति पर मोबाइल कनेक्टिविटी है। एक प्रकार से पानी की सुविधाएं घर तक पहुंची, स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणोत्तर सुधार हुआ है। तो अनेकों प्रकार का जो एक लक्ष्य था, कोई बड़ा समय होता नहीं है, लेकिन इस छोटे से कालखंड में हमने उत्तराखंड को, चाहे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि में कहूँ तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य ने अपने आप को एक स्थिरता के साथ उस एंगल में भी अपने को स्थापित किया है। ये बड़ी उपलब्धि हमारी इस बीच में रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये पहला मौका था जब कोई किसी सरकार ने रिपीट किया हो। 2 बार सरकार बनी हो, पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की आप लोग कोशिश करें। कैसे, वो क्या कारण थे जिसने आपको दूसरी बार सरकार बनाने के लिए एज दिलाई? देखिए, कांग्रेस का जो शासन था जी, उससे लोग ऊब चुके थे। केवल घोषणाएं हुई, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। नेताओं ने तुष्टिकरण करना प्रारंभ किया, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हुए। और चाहे हमारी पहले की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में रही, बाद में 6 महीने के लिए पुष्कर धामी आए। और उस समय एक ऐसा माहौल था कि राज्य अगर सुरक्षित किसी के हाथों में है तो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में ये राज्य सुरक्षित हो सकता है। इसके देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में ये सरकार एक प्रकार से अपना योगदान दे सकती है। पहली बार ऐसा राज्य उत्तराखंड बना कि यूसीसी हम लोगों ने लागू किया। बिल्कुल। हमने जबरन धर्मांतरण के कानून को यहाँ पर हम लोग लाए। नकल विरोधी कानून, जो सख्त कानून उत्तराखंड के सामने लाए। स्वयं मुख्यमंत्री मंत्रियों ने हाथों से वितरित की हूँ, बिना पर्ची बिना कर्ची के नौकरियां मिलनी प्रारंभ हुई हैं। तो एक प्रकार से उत्तराखंड राज्य का आज भी जनमानस ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं और जो कहते हैं उसको धरातल उतारते हैं। यही कारण है हम दोबारा तीसरी बार उत्तराखंड के राज्य में हम सरकार बनाएंगे। नहीं, इसमें एक बड़ा अहम किरदार कांग्रेसियों ने भी निभाया। 8 विधायक तोड़ करके लाए थे आपकी सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो इस राज्य के विकास को चाहते थे जी। लेकिन कांग्रेस के तुष्टिकरण की नीति, कांग्रेस का राज्य विरोधी जो सोच था और केवल भ्रष्टाचार की जो चरम सीमाएं
प्राप्त कर दिए थे। तो ऐसा नहीं कि अच्छे लोग दूसरी जगह नहीं होते हैं, जी। उन सबके मनोभाव आया कि भाई बीजेपी देश के विकास में काम कर रही है, मोदी जी को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूती देने के लिए अगर कुछ लोग आए, हमने उनको शायद स्वीकार किया है। आज हमारी सरकार में उनमें से अनेकों लोग मंत्री भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि मोदी जी का जो मॉडस ऑपरेंडी है या स्टाइल हम कहें, गुजरात में चुनाव से पहले पूरे घर के बदल डालने के तर्ज पर पूरा कैबिनेट बदल देते हैं, उसी तर्ज पर रावत जी को मुख्यमंत्री के रूप में चेंज करके धामी जी को लाना, एक ये मील का पत्थर साबित हुआ, एक बड़ा टर्न था ये। देखिए, अमित शाह जी हों, मोदी जी हों और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो निर्णय को किसी व्यक्ति को प्रताड़ना के लिए निर्णय नहीं करता है या किसी को अपमान करने के लिए निर्णय नहीं करता। पार्टी को समय की आवश्यकता होती है, इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए। हाँ, पार्टी को समय की आवश्यकता होती है, जब उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। जी जी। उसमें नए व्यक्ति को और गति से काम लेने का एक प्रयास भी हो सकता है, इस नाते काम होता है। त्रिवेंद्र जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं, उन कामों का भी एक प्रतिफल रहा है कि हम लोग अगली बार लगातार सरकार में आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते हमारी सरकारों ने हमेशा राज्य के विकास के लिए काम किया है। आज केदारनाथ का जो भव्य मंदिर हमारे सम्मुख है, बद्रीनाथ के अंदर जो वहाँ के विकास के लिए जो धनराशि प्रधानमंत्री जी दी है, कैलाश मानसरोवर तक के लिए जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, आदि बद्री की यात्रा हो, चाहे हमारा अनेकों जो टूरिस्ट स्थल हैं, उन सब के विकास में मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत जब सत्ता आती है तो कुछ दुर्गुण भी लाती है अपने साथ में, तो काफ़ी उठापटक भी संगठन में देखने को मिली। पांडे जी से कुछ लोग नाराज भी हुए, नितिन नवीन जी को आना पड़ा उसमें समझौता कराने के लिए। लेकिन नितिन नवीन जी का प्रवास तो पहले से ही तय था, और ये सही है कि जब दल बड़ा होता है तो सबकी संतुष्टि के लिए भी अलग अलग प्रकार के हमको कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं। और असंतुष्टि कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं होती है, कई बार मेल जोल में कुछ समय कम रहता है, मिलना जुलना होता नहीं है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी कैडर के कार्यकर्ता हैं। जब सबसे बात होती है तो धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हैं, आपसे कुछ गलतफहमियां होती हैं तो हम बैठकर उसको दूर करते हैं। और जब जिस विषय की आपने चर्चा की है, तो आज मैं कह सकता हूँ पुष्कर धामी जी हों, चाहे पांडे जी हों, हम सब एक ही परिवार के अंग हैं, इसको प्रदर्शित किया है। अब क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए कांग्रेस को लगता है यहाँ भी कुछ होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बीजेपी है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस टूट रही है। उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में लोग जुड़कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगामी दिनों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पुष्कर धामी जी मजबूत हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास को और गति मिले, उसमें सहयोग देना चाहते हैं, तो उनको साथ आमंत्रित कर रहे हैं, उनको हम पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस के कुछ विधायक भी क्या आपको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका मन मचल रहा है वहाँ पर, वो विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो है कि कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी कार्यों से संतुष्ट हैं। एक दो जिनका केवल सत्ता में मुख्यमंत्री पद तक की लालसा होती है, उनको अगर मैं छोड़ दूं तो विधायकों से मेरी बातचीत होती है, मुख्यमंत्री की बातचीत होती है। वो हमारे कार्यों से इतने खुश हैं कि खुद ही कई बार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में बोलते हैं कि भाई पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री हमने देखा नहीं है। फिर कांग्रेस के लोग उनसे फिर प्रश्न करते हैं, फिर उनको सफाई देनी पड़ती है, लेकिन दिल की बात तो जुमा पे आ ही जाती है। तो क्या, और बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, हाँ, बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि पुष्कर धामी जी मेरे क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है। तो ऐसे विधायक जब बोलते हैं तो ये एक प्रकार से चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष सबके लिए समान, क्योंकि मुख्यमंत्री सबका होता है, हर क्षेत्र का विकास की प्राथमिकता में होता है। अब पुष्कर धामी जी ने, क्योंकि छोटा राज्य हमारा, सरकारी 13 जिले हैं, 13 हमारे संगठन के 19 जिले हैं, हमारे सभी विधायक 70 मात्र विधायक हैं, हर विधानसभा विकास कार्य हो इसके लिए कटिबद्ध रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के विधायक भी हमारे संपर्क में रहते हैं। कितने विधायक टूट के आएंगे आपके पास, कुछ खुलासा करेंगे? देखिए, मैं अभी इस प्रश्न को इसका उत्तर दे नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या अच्छा काफी संख्या में आए, कुछ लोग और आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल जैसी हालत होगी कांग्रेस की उत्तराखंड में? उससे बदतर हाल होगी। वाह। क्योंकि कांग्रेस अब बंगाल में देखो 2 सीटों पर सिमट गई, यूपी की हालत आप जानते ही हैं। हर राज्य में जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस जहाँ पर है उससे भी नीचे आ रही है, और उत्तराखंड इसका उदाहरण होगा। हो सकता है कांग्रेस उत्तराखंड में 0 पे ना आ जाए। लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, दोनों में ज़बरदस्त फाइट थी, मात्र हम अगर कह सकते 4% वोट आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मिले थे। देखिए, छोटा राज्य है जी, और अभी SIR के बाद
जी। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा तो जो फ्रॉडिंग वोट है, जो एक प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस को तो आदत में रहा है किस प्रकार जाली वोट डलवाना है, हमको पद्धति समझने में तो हम जीवन में कभी समझ भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार घटनाक्रम को स्थापित किया गया। उसके बाद भी हम 47 विधानसभा में लीड ली है, तो कांग्रेस के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा झटका भी था, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक बार बड़ा झटका और उनको देने वाले हैं। और बड़ा झटका देने वाले, बड़ी बात है। क्या लगता है जो 3D का इस्तेमाल किया गया वेस्ट बंगाल में, वही 3D का इस्तेमाल यहाँ भी होगा कि डिलीट, पहले तो जो वोटर हैं, जो फर्जी वोटर हैं, उनको डिलीट किया जाएगा, फिर उनको डिटेन किया जाएगा और फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा? ये देखिए, भारत निर्वाचन आयोग को हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। जी जी, इतना तय है कि हम मैं भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग को जी सहयोग करेंगे, जी, नए मतदाता बनाने में सहयोग करेंगे, जो मृत मतदाता हटाने में सहयोग करेंगे, और जो घुसपैठी हैं उसको रोकने के लिए भी हम सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ भी जो तराई का कुछ क्षेत्र है जहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और बाकी जगह से घुसपैठी आए हैं, निश्चित रूप से उसका हम विरोध करेंगे। ऐसे लोग मतदाता सूची में जुड़ने नहीं चाहिए। इस बीच उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में भी एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के मतदाता बनाए गए, तो ठीक है, अब निर्वाचन आयोग उनकी पूरी जानकारी लेगा, यहाँ के मूल निवासी है कि नहीं है, या उनका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके पास यहाँ का कोई आधार है कि नहीं है, नहीं होगा तो सबके नाम कटेंगे। क्या लगता है घुसपैठिया एक बार फिर से बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बंगाल की समस्या नहीं थी, आसाम की भी समस्या थी, और जहाँ जहाँ देखो, हम तो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ तो आपका तिब्बत बॉर्डर, हमारा चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में इन सब बॉर्डरों का सहारा लेकर कुछ इस प्रकार के लोग घुस आते हैं, और वो एक आधार अपना बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में नकली आधार कार्ड बनाकर, नकली अपने सारे प्रपत्र बनाकर वो मतदाता बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब बक्से नहीं जाएंगे, उनको हटाया जाएगा, और उत्तराखंडी मतदाता वो उत्तराखंड में रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। चुनाव की बेला है और 2027 का चुनाव का आपका वो चल रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो आपको एज दिलाएंगी? यूसीसी आपने लागू कर दिया, घुसपैठिए का मुद्दा है आपका, और कौन से मुद्दे हैं और कौन सी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उत्तराखंड जिस भाव के साथ हमने बनाया, उद्देश्य जो हमारा था, उस उद्देश्य को खरा उतरने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हर गांव तक सड़क चली गई है। सबसे बड़ा जो हमारा पलायन था वो सड़क की समस्या से था। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं सर, बहुत सारी चुनौतियां। आपने हर घर जल, नल से जल की बात की, वो किया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात की, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, पलायन, मैंने कहा ना, पलायन ही समस्या थी जिसके लिए हमें राज्य मांगना पड़ा जी। और क्योंकि जब उत्तराखंड के नागरिक का एक बड़ा पक्ष है, वो जहाँ भी जाता है, देश के हर कोने, नहीं विदेशों में भी, आज कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ उत्तराखंड नहीं होगा। और उत्तराखंड के व्यक्ति का एक नेचर है, वो जहाँ जाता है अपना घर बनाता है, उसके नेचर में किराए पर रहने की लंबी प्रवृत्ति होती नहीं है। लेकिन आज भी उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी माटी से जुड़ा हुआ है। अभी जनगणना प्रारंभ होगी, हमने नारा दिया है, मेरी गणना मेरा गाँव, मेरा वोट मेरा गाँव। इस भाव के साथ हम लोगों को प्लान से रिवर्स प्लान को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी और महंगाई, इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर हो गया है, युद्ध चल रहा है यहाँ पर वहाँ पर, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती चल रही लगातार। देखिए, दोनों पक्ष है। पहली बात, 13 राज्यों का हमारा बहुत छोटा जी राज्य है, 13 जनपदों का राज्य, और सरकारी नौकरियां हमारे सीमित है जी। धीरे धीरे पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट बुलाया, तो बड़ी संख्या इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टिंग करने वाले जो लोग आए, उन्होंने उद्यम लगाने प्रारंभ किए। तो आज उत्तराखंड का युवाओं को यहाँ रोजगार मिलने की स्थिति खड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा कि 32,000 सरकारी नौकरियाँ अभी तक के उत्तराखंड राज्य में जितनी सरकारें बनी हो, लेकिन वादा तो सर्वाधिक, लेकिन वादा तो 55,000 का था। नहीं, देखिए, अभी चल रहा है, अभी कई चीजें होंगी। 55,000 का वादा मुझे नहीं जानकारी, कभी इस प्रकार का वादा मैनिफेस्टो आपका इतना जरूर हमने निश्चित रूप से रखा है कि हम सर्वाधिक नियुक्तियां उत्तराखंड में, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और हो सकता है कि और नियुक्तियां, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें हजारों की संख्या में नियुक्तियां न दी जा रही हों। लेकिन अगर उस आंकड़े से हम देखें, सरकारी नियुक्ति मैंने कहा है, फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मिलना, हमारे जो लखपति दीदी के माध्यम से रोजगार मिलना, स्वरोजगार का हम दृष्टि करें तो हजारों की संख्या, 55,000 तो हमने कम बोला है, हजारों की संख्या में इसमें हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, और स्वरोजगार की गति बढ़ी है।
मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति 2 टाइम की रोटी ले रहा है, शांति से सो रहा है। ठीक है, गैस के दाम अगर बढ़े हैं, एक गैस की आपूर्ति बाधित नहीं है, डीजल के दाम बढ़े हैं लेकिन गाड़ियां खड़ी नहीं हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई है तो ये मोदी जी का एक सफल नेतृत्व ही है, और जिसका हम लोग एक प्रकार से इसलिए जनता भी इस महंगाई को इस रूप में मानती है। क्या करेगा मोदी जब पूरे विश्व की हालत ऐसी है? बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मोदी जी एक और बड़ी चीज़, हाँ बिल्कुल ठीक है कि ये तो पूरे विश्व की समस्या है, सभी जगह बढ़ रहे। लेकिन एक और दिक्कत है कि ना, चूँकि यहाँ की जो भूमि है, देवभूमि की जो भूमि है, बहुत उबड़ खाबड़ है। ऐसे में हर नल से जल देना एक अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, इट्स एन हरकुलियन टास्क। तो बहुत जगह पर ये काम अधूरा रह गया है। निश्चित रूप ये से भी एक चुनौती है कि देखो, पहाड़ के अंदर जी हर घर तक पानी पहुंचाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल ठीक बात। और मैं कहते हुए मुझे हर्ष भी है कि मोदी जी ने इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट मेरे राज्य को दिया, और हमने प्रयास किया है कि लगभग आज अगर मुझे कहते कोई संकोच 80% परिवारों में हमने हर घर जल दिया है। चलिए सर, पिछली बार आपने 2022 में एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाया था कि महिलाओं को 3,000 देंगे, बेरोजगारों को पैसे देंगे। क्या वो सारे मैनिफेस्टो के जो आपकी घोषणाएं थी वो पूरी हो गई? आपको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जी, महिला समूह को जो 3,000 देने की बात थी वो पैसे भी हमने दिया है जी। महिला समूह आज भी जा रहा है। कीर्तन मंडलियों तक भी कीर्तन सामग्री पहुँचे, ये हमारी चिंता का हमने उस काम को भी किया है। विधायकों भी मेलों में, विधायकों की विधायक निधि मेलों तक और सांस्कृतिक गतिविधियों में वो खर्च हो, उसकी भी चिंता किया, उसका प्रावधान किया गया। आज विधायक गण भी अपने क्षेत्र में लगने वाले जो पौराणिक मेले होते हैं उनमें धनराशि देते हैं। जहाँ तक लखपत दीदी की बात है तो भारतवर्ष के अंदर छोटा राज्य परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक बहनों को लखपत दीदी बनाने का किसी राज्य को श्रेय जाता है तो मेरे उत्तराखंड को जाता है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो के अधिकतर वादों को पूर्ण किया है, और ये पहला दल है जो हर 6 महीने में अपने मैनिफेस्टो को खोलता है, मंत्रियों तक वो मैनिफेस्टो पहुंचाता है, मंत्रियों को उनके विभाग के द्वारा कौन कौन से विषय हो गए हैं इसकी जानकारी देता है, और कौन कौन से विषय भी छूटे हुए हैं वो कैसे किए जा सकते हैं उसके सुझाव भी देता है, कराने का प्रयास भी करता है। तो मैं कह सकता हूँ अभी हमारे पे 1 वर्ष का समय है, कुछ विभाग, कुछ मंत्रालयों के कुछ बातें रह गई हैं, हम बहुत जल्दी उस मैनिफेस्टो को धरातल पर उतारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अब तो हम अगला मैनिफेस्टो बनाने की स्थिति में आ गए हैं, और हम जो भी घोषणा करते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। लेकिन अब 1 साल से भी कम का बहुत समय बचा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव जो बातें चल रही हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में अर्धकुंभ है और इधर जनगणना काम का भी चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में समय से पूर्व चुनाव कराने की बात चल रही है। क्या उत्तराखंड में भी ये संभव है? देखिए, निर्णय तो निर्वाचन आयोग का है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये सत्य है कि कुंभ भी एक बहुत बड़ा आयोजन, विश्व का बहुत बड़ा आयोजन हमारे उत्तराखंड में होता है जी। हमारे अंदर राजजात भी होती है, लेकिन हमने हर जो मेले हैं, हर कुंभ के जितने भी आते हैं, कांवड़ मेला भी जुलाई में आने वाला है जी जी। तो सारे मेलों को भी ठीक प्रकार व्यवस्थित रूप से हम करने का काम करते हैं। अभी आप देखें 4 धाम की यात्रा अभी केवल कितना समय, 90 दिन हो रहे हैं। इन 90 दिनों के अंदर 35 लाख के आसपास संख्या, जो मेरे को कल तक की जानकारी थी, इतनी संख्या यात्रियों की हो चुकी है, जो पिछला पूरी यात्रा से 50 लाख थी। तो ये भी सीमा आगे बढ़ेगी। तो हर प्रकार की, लेकिन ठीक है, निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव तय करेगा, जब भी घोषणा होगी, हम तैयार हैं। और निर्वाचन आयोग भी सब प्रकार की चीज़ों को देखता है, हर प्रकार के त्योहारों को भी देखता है, हर प्रकार के राज्यों के आयोजनों को भी देखता है। तो जो भी उसके लिए तैयार है। हमारी चुनाव की रणनीति, हमारे चुनाव का प्रबंधन लगातार चलता है और उस काम में लगे हैं। विकास के साथ साथ थोड़ा विनाश भी आता है, क्योंकि जब अभी 4 धाम यात्रा की आपने बात की, बड़े शानदार टनल बनाया आपने, रास्ते भी बहुत अच्छे बनाए, कनेक्टिविटी अच्छी किया, लेकिन जो पेड़ काटे गए, जो थोड़ी दिक्कत है, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है। तो उस नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, ठीक, ये सत्य है कि उत्तराखंड राज्य पर्यावरण का भी जनक है जी, और बड़ी संख्या में विश्व को ऑक्सीजन हम देते हैं तो हम ही लोग देते हैं, उत्तराखंड के लोग देते हैं। जी जी। ये भी सच है, विकास भी चाहिए जी। हमारी मजबूरी भी है कि 65% से 70% हमारा पूरा भूभाग वन क्षेत्र है। अब हमने जो 35% में ही अपने सारे उद्योग भी स्थापित करने हैं, सड़कें भी बनानी है, लोगों के रोजगार के अवसर भी का केंद्र भी स्थापित करना है, इसलिए इस प्रकार का विषय है। लेकिन उत्तराखंड में हर वर्ष हजारों की संख्या में पेड़ लगते हैं। जितने पेड़ कटते हैं उसके 10 गुना पेड़ हम लोग लगाते हैं। यही कारण है उत्तराखंड के पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह
आज तक भी प्रयाणावधि लगा नहीं पाए हैं। ये हमारी खूबी है। हमारे यहाँ जब हरेले का त्यौहार होता है तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जो एक पेड़ न लगाता हो। हमारे यहाँ जब वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते हैं तो महीनों, जुलाई अगस्त का महीने, 2 महीने हमारे यहाँ लगातार चलते हैं। और एक पेड़ माँ के नाम जब से संदेश मोदी जी ने दिया है तो उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक प्रधानमंत्री की उस अपील को मानते हुए पेड़ लगाता भी है और पेड़ का संरक्षण भी करता है। इसलिए उत्तराखंड के विकास में पेड़ कभी अवरोधक नहीं बने और हमने पेड़ों को सदैव जीवित रखा है। चलिए अब राजनीति की बात कर लेते हैं। ये तो सारे जन समस्याओं की बात हो गई। राजनीति की तरफ लौटते हैं कि 2027 में आप कांग्रेस को कैसे आंकते हैं? हालांकि आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग दे चुके हैं कि तमाम सारे विधायक आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस केवल सत्ता के लिए लड़ती है जी। सत्ता प्राप्ति लक्ष्य होता है। सत्ता प्राप्ति के बाद लूट खसोट, भ्रष्टाचार, यही एजेंडा होता है। और उत्तराखंड की जनता इस बात को जान चुकी है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस लगातार टूटती जा रही है। पहले भी टूटी है, बीच में भी टूटी है और फिर विधानसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे एक बड़ी टूट कांग्रेस के अंदर होगी। यह कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व है। मुख्यमंत्री के लिए 4-5 दावेदार। आज भी मुख्यमंत्री कौन होगा ऐसी घोषणा करने की का नैतिक बल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं राहुल गांधी, वो भी उत्तराखंड आए, बोलने की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में सैनिकों का विरोध इतना व्याप्त होता है कि वो एक दिन टिक पाते हैं। कहा कि अल्मोड़ा पौड़ी में बारिश हो रही है, लेकिन देहरादून तो 2.5 घंटे का रास्ता है भाई। देहरादून की बैठक में तो आ ही सकते हैं। तो एक प्रकार से उत्तराखंड का छल करने का कांग्रेस ने लगातार किया है और इसलिए उत्तराखंड की जनता कांग्रेस से उब चुकी है। इसलिए कांग्रेस को हम कोई चुनौती मानते नहीं है। कांग्रेस ठीक है, राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर अनेकों दल लड़ते हैं, कांग्रेस भी लड़े। बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं? पिछली बार भी केजरीवाल यहाँ पर चुनाव लड़े थे 10 सीटों पर, 3% वोट मिला था उनको। कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जब से जेल में गए हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली में जो हालत हुई है, पंजाब में जब चुनाव होगा उत्तराखंड के बाद तो पंजाब की हालत आपके सबके सम्मुख होगी। उत्तराखंड के अंदर तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का आज की तारीख में कोई नाम लेवा नहीं है। जो उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी आज भाजपा के अंदर हमारी सरकार में कर्नल अजय कोटियाल जी दायित्वधारी है। ये अच्छी बात है कि सारे दल के लोग आपके यहाँ पदाधिकारी हो जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक यूकेडी भी है आपके यहाँ। यूकेडी शुरू में अच्छा चला था और पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, मात्र 1% वोट मिले थे, 1.5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार जो रुझान देखा जा रहा है कि युवा काफ़ी जुड़ रहे हैं उनके साथ में। जब से ये काकरोच जनता पार्टी जैसे कुछ लोग हुए हैं तो युवाओं का जुड़ान काफ़ी हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल जी उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय था जी, हम नकार नहीं सकते। उस समय के जो उनके नेता थे उन्होंने एक प्रकार से उस राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया था। इसको उत्तराखंड की जनता जानती है। लेकिन सत्ता का लालच यूकेडी को समाप्त कर गया। पहली बार कांग्रेस सरकार बनी, यूकेडी कांग्रेस शामिल हो गई। बाद में बीजेपी सरकार आई तो हमारे साथ शामिल होगी। जनता का यूकेडी पे कोई विश्वास आज की तारीख में नहीं है। जहाँ तक जुड़ने का बात है तो वामपंथी विचारधारा के लोग, जो वामपंथी सोच के लोग हैं, उनके लिए राजनीतिक मंच समाप्त हो चुका है। सीपीएम सीपीआई खत्म हो चुका है। इसलिए उनके साथ जुड़ने वाले वामपंथी सोच के जो यूथ थे उनके लिए आजकल अड्डा यूकेडी बना हुआ है। इसलिए यूकेडी के लोग हल्ला उल्ला खूब मचा रहे हैं, सोशल मीडिया में चिल्ला रहे हैं। आप कल ही देखिए, आप नरेंद्र नगर का घटनाक्रम हुआ। हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री एक पोलिंग बूथ पर जा रहे थे, यूकेडी की एक नेत्री ने बड़ा हल्ला उल्ला मचाया, कैसे घुस गए हम। ये सत्य क्या निकला, यूकेडी 0 पे है। हम चेयरमैन हमारा जीता जी, 4 सभासद हमारे जीते, कांग्रेस भी 3 जगह जीती 7 में से, लेकिन यूकेडी 0 पे आई। यूकेडी सोशल मीडिया तक सीमित है। जनाधार यूकेडी का कभी बन नहीं सकता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है, यूकेडी में मैंने बहुत पहले यूकेडी बहुत बड़े नेता को सुझाव दिया था कि भैया बाला साहब ठाकरे बनना पड़ेगा। ठीक बात है, क्योंकि सत्ता का लालच छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मात्र 14% मुस्लिम है यहाँ पर, इसलिए वो तुष्टिकरण का काम छोड़ना पड़ेगा। दूसरे साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा त्यागनी पड़ेगी। जी जी। आज भी यूकेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़वाऊंगा। सबको टिकट चाहिए, सब लड़ने वाले हैं। हार जीत तो सबको पता है क्या उनकी होने वाली है, इसलिए कोई बड़ा आधारपूर्ण नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल है, बस समय भी समाप्त हो चला है। आपको राजनीतिक दल चुनौती नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपने उनको इस लायक नहीं छोड़ा, काबिल नहीं छोड़ा अगर हम कहें तो। लेकिन
लोकल बॉडी के चुनाव में आपको निर्दलियों ने बड़ी मात दिया। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, जी नगर निगम के हमारे 13 में से 12 स्थान पर बीजेपी जीती है। जिला पंचायत के 13 में से 12 जगह हम लोग जीते हुए हैं। खाली देहरादून को मैं अगर छोड़ दूं तो 12 जिला पंचायत बीजेपी के पास है। 2 निर्दलीय जीते थे। नहीं, निर्दलीय नगर निगम, नगर पालिका, हाँ, नगर पंचायत पालिकाओं में जी निर्दलीय जीते हैं और ये स्वयं रूप से होता भी है। लेकिन वहाँ भी सर्वाधिक सीटें पालिका की हो चाहे पंचायत की हो, हमने अपना सिंबल दिया, हम जीत कर आए हैं। इसलिए निर्दलीय भी जीतते हैं हर जगह। लेकिन कांग्रेस यूकेडी बाकी दल तो 0 पे हैं, बिल्कुल कोई आधार नहीं। एकमात्र जिला पंचायत देहरादून जो है वो कांग्रेस के पास है, बाकी सारी जिला पंचायत। इसलिए ये कहना कि लोकल बॉडी इलेक्शन में हम लोग कहाँ थे, तो मैंने तथ्य के आधार पर आपके सम्मुख विषय रखा है और मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसी गति के साथ आगे बढ़ेगी और फिर इस बार 2/3 बहुमत से हम उत्तराखंड के बाद हैट्रिक बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके लगातार महेंद्र भट्ट जी, जो हमें बता रहे हैं कि इस बार प्रदेश की सरकार तीसरी बार बनेगी, यानी कि हैट्रिक लगाएगी। क्योंकि ऑलरेडी 8 के 8 सांसद, 5 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद, 8 सीट आपके पास में है। 47 विधायक हैं इसमें वर्तमान में। आपका मानना है कि 2/3 बहुमत से हैट्रिक लगाएगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। अब ये कैसे हो पाएगा, धरातल पर कितना उतर पाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।